चले चले चले। यस सर। आज तो बेटा मेरा बहुत हेक्टिक दिन था, मैं बहुत थक गया। आज खून पसीना हो गया आज तो बेटा। चलो जी, सर कोई बायो का नहीं। भी करवा दीजिएगा, चैप्टर फिनिश। ओके बेटा, बायो का भी करवा देंगे, लेकिन बायो का खाना खाने के बाद मैं कराऊंगा। ठीक यस है। सर। 9 बज के 15-20 मिनट में मेरे को खाना खाने जाना है। एक एक घंटा 10-15 मिनट का लेक्चर हो जाएगा ना। आई मम्मी, पैन ही गिर गया बेटा हमारा। दो रे बाबा, कोई बात नहीं। सर सुबेरे कितने बजे क्लास होगी? किस टाइम जाना है तुमको? 7:30? मेरे को 7 बजे, 7:15 पे निकल निकल जाना है। जाना और तो तो पौने 6, पौने 7 बजे तक मेरे को मतलब शुरू करना है अपना नहाना धोना। बेटा 5:30 से 6:30 ले लेंगे एक क्लास, बस हम और क्या ही कर सकते हैं इससे ज्यादा। यस सर। चले भाई। यस सर। 2 दिन का चैप्टर है, आज स्टार्ट हो रहा है, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। सर चल। ये कल कल होगा फिर। एक मिनट में चेक करके बता दे रहा हूँ पहले। बताओ बताओ। फिजिक्स होगा कल, 1 तारीख। फिर हिंदी 3 तारीख को होगा। हिंदी में हिंदी। लिया नहीं हूँ। 2 और 3 तारीख को कुछ नहीं होने वाला, मतलब मेरे को तो नहीं जाना है। हम्म। फिर सीधा 4 तारीख को जाना है मेरे को। चलो बेटा, तब तक हमारा कोर्स हो चुका होगा, डोंट वरी। ठीक है। यस सर। तब तक हमारा सर फिजिक्स का कोर्स। सर तब तक दोनों कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, तब हम लोग रिवीजन पे से ध्यान पे दे पाएंगे। बेटा डी ब्लॉक के साथ साथ मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ केमिस्ट्री का, है ना बेटा। हाँ, फिजिक्स का तो हो जाएगा, क्योंकि बेटा डी ब्लॉक आपको समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है ना। यस सर। दिक्कत वो है। ठीक है ना। वरना बेटा देखो, पढ़ान डी ब्लॉक में हम कर रहा बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि बेटा 11th हमारी जीरो है बिल्कुल। फिर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है सारी, है ना। तो वहाँ पे टाइम लग रहा है। यस सर। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री का रिवीजन बेटा मैं साइड बाय साइड करा रहा हूँ। डोंट वरी बेटा, 10 तारीख तक हम मेरा इरादा है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाए। ठीक है। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं हो पाने का मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो डी ब्लॉक को इस तरह पढ़ लो कि रिवाइज करने की आपको बाद में जरूरत ना पड़े इसमें। समझ रहे हो। यस सर। हाँ, ऑर्गेनिक का और फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सारे चैप्टर का रिवीजन मैं कराऊंगा। ऑर्गेनिक में तो मैं बहुत तेज में निकला दूंगा आपको, ऑर्गेनिक की दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आज जो पढ़ाया है जितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोशिश करो कि कल उसको लेके जाना स्कूल में, कल वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है ना। यस सर। और क्या ही करोगे पूरे दिन में, वहाँ पे फ्री रहोगे तुम। देखो यस। बेटा, न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई क्या है। अब नोट्स तो बना रखे हैं ना तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो उसमें यस। से पढ़ लो। अब वीडियो देख के बेटा पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं है इस टाइम पे। ठीक है ना। यस सर। चलो, अब देखो बेटा, किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बेस पर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ए क्या होता है भाई? मास नंबर होता है। ठीक है। यस सर। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। सन पर यस सर। जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। सन पर हो गया। यस सर। और ए जो मास नंबर होता है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब एक सेकंड रुको, आवाज थोड़ी कम कर लूं तुम्हारी। चलो, अब जरा ध्यान से देखो। इन द न्यूक्लियस देयर इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? तो देखो मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर बेटा मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ जाए कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, देखो बेटा अगर मैं ए में से जेड को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगी क्या? सोच के बताओ। यस सर। तो एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखोगे? यस। इसको याद रखो। ठीक है बेटा, चले। यस सर। सिंपल लॉजिकल सिखानी ये चीज याद रखो अभी। अब आता है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये देखा गया भाई एक्सपेरिमेंटली कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस क्यूब सर। रूट ऑफ मास नंबर। तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए क्या है बेटा? यहाँ पे मास नंबर है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। इतनी बात clear है? अच्छा जी, आर नॉट की वैल्यू बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। 1.2 फर्मी होता है, लेकिन ऐसे लिख लो इसको 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ पा रहे हो? यस। कोई दिक्कत? नो क्वेश्चन सर। करा मैं पूछूं आपसे, फाइंड आउट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रेडियस बताओ न्यूक्लियस की कितनी होगी? समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा फॉर्मूला लगा लो, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। समझ पा रहे हो? तो आर इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू तो बेटा आपको पता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। अब बेटा एल्यूमिनियम का मास नंबर याद कर लेना बेटा, होता है 27। समझ पा रहे हो? यस सर। तो 27 की पावर 1/3, 27 का क्यूब रूट बोलो। चलो अब जल्दी। 3। कोई दिक्कत? नो। 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है? नो सर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो मैंने कराया। ठीक है ना? चले, यस सर। अब एक यूनिट होते बेटा एटॉमिक मास यूनिट। 11वीं में पाप हुए थे क्या? मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। एटॉमिक मास यूनिट बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमयू से डिनोट किया जाता है। समझ हो गया? शॉर्ट यस। फॉर्म में एएमयू से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। बेटा जो कार्बन 12 होता है उसके एटम का कुछ मास हुआ होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस समझो, सर। उसको मान लो इसका मास x है और इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम एएमयू दैट इज एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। एटॉमिक मास यूनिट की बेटा वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बेटा वैल्यू याद करना। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एएमयू की यूनिट आपको बाद में काम आएगी इसी चैप्टर में। ठीक है ना बेटा? यस सर। चले, मास ऑफ यस। इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻। 27। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। 1.67। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। समझ पाओगे?
अब जरा ध्यान से देखो, गौर से। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है क्या, सोच के देखो। यस सर। लगभग। तो यहाँ से एक जनरलाइजेशन कर लो बेटा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो बेटा, आइसोटोप पढ़े होगे 11वीं में, पढ़े है क्या? यस सर। अब फिर पढ़ लो। आइसोटोप्स वे होते हैं बेटा जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एलिमेंट्स या एटम्स लिख लो, एलिमेंट लिख लो, कुछ लिख लो, एटम लिख लो। डिफरेंट मास नंबर बेटा, सारी डेफिनेशन याद कर लेना, इनमें से ही पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, और पागल बन जाओगे वहाँ पे। यस डिफरेंट नंबर, ठीक है ना? एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एग्जाम्पल के लिए याद रख लो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखो बेटा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, सभी 1 है, सभी 1 है, सभी 1 है, कोई दिक्कत? नो बोलो, सर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें ध्यान से देखो बेटा, जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन ही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम हो गया। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एलिमेंट क्या होगा, अगर आइसोटॉप्स पढ़ रहे हो तो एलिमेंट रिमेन सेम। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या दिक्कत? नो सर। दूसरा होता है बेटा आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है भाई, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एग्जाम्पल के लिए याद कर लो बेटा, एग्जाम्पल होता है सर इसका आर्गन, सेम मास, सेम मास होता है ना। एक तो होता है बेटा कैल्शियम 2040, और एक होता है आर्गन 1840। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ जी। यस सर। देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो मतलब डिनोट किया जाता है उसके एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो बेटा एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। यस सर। जिंदगी, अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गए ना तो 100% बेटा एलिमेंट मतलब दूसरा एटम आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट समझ रहे हो, मतलब दूसरा यस। मटेरियल आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे तो बेटा डिफरेंट एलिमेंट है, बोलो है ना, मतलब यस। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा अगर एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए, सोच के बताओ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग अलग होगी, सोच के बताओ। अलग होगी। ठीक है, तो दे है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो क्या? सर याद कर इसमें लेना। इसमें सेम फिजिकल एंड केमिकल हो जाएगा आइसोटोप में। केमिकल तो अलग होगी, केमिकल तो अलग होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। समझ पा रहे हो? बस यस। इतना याद रख। एक होता है बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में होता है बेटा एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मान लो ऑक्सीजन 16 और 8 है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नाइट्रोजन 7 और 15 है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानते हो कैसे निकालते हैं? यस ए एटॉमिक माइनस जेड। ए माइनस जेड। तो बेटा इसमें कितने होंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 16 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 8। सुन पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें कितने होंगे, 15 माइनस 7, तो कितने हो गए इसमें भी 8। समझ पा रहे हो क्या? यस चलो, सर।
कोई दिक्कत नो सर। खरीदना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। यस सर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आपको पता लग गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ए होता है मास नंबर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब पढ़े वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। यस सर। अरे बाबा। सर मैं क्वेश्चंस जो न्यूक्लियाई के हैं वो स्कूल में भी ट्राई कर लूं अपने से। हाँ बताओ, हाँ हो जाएंगे, न्यूक्लियाई के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन। यस देखो सर। वॉल्यूम ऑफ मतलब लेकिन सर टाइम मिलेगा तब ना सर, मैं तो मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन ही कर रहा हूँ। रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं बेटा, हमारा फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, इसके कल न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे 15-20, डोंट वरी, ठीक है ना। यस सर। ले देखे सेमीकंडक्टर बचा और मैग्नेटिज्म एंड मैटर बचा है, हल्का फुल्का। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 4 डेफिनेशन लेके बस, ठीक है ना। अब कुछ यस। नहीं बचा। जितने भारी टॉपिक थे सब हो चुके हैं, जितना ज्यादा रिवीजन पे फोकस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। यस सर। चलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई बेटा आपको पता है, जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, समझ पा रहे हो क्या? एटम यस। स्फीयर होता है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस। अगर स्फीयर होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस सर। याद है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा हमको पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होती है आर नॉट ए की पावर 1/3, बोलो है ना। यस सर। तो रख दो आर की वैल्यू वहां पे उठा के। आर नॉट ए की पावर 1/3 की क्यूब, समझ पा रहे हो क्या? यस। तो ये हो जाएगा आर नॉट क्यूब ए की पावर 3/3, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सर 4/3। हाँ मैं वो उसमें क्या कहते हैं कैलकुलेशन पे ही छोड़ दे रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का जो रिवीजन क्वेश्चंस में हाँ, कर। छोड़ दो वहाँ पे, छोड़ दो। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई क्या आएगा भाई? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए क्यों आगे बेटा? 3 से 3 कट जाना है, समझ पा रहे हो क्या? यस। चले। अब यस। इससे जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। यस सर। इंपॉर्टेंट लेके चल रहे इसको। अब बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने जिंदगी में पढ़ा ही होगा, मास बाय वॉल्यूम। बस वही लगाना है। मास सर ऑफ न्यूक्लियस। हाँ बोलो। ये जब गैप्स आ रहे होंगे इसमें प्रैक्टिकल्स में, तो उसमें ज्यादा मतलब कर सकते हैं क्या? क्या बड़ी होना क्लास, रहे हो? लंबी क्लासेस, होना रहे हो? मतलब प्रैक्टिकल्स के बीच में जो गैप्स हैं हम्म, उसमें लंबी क्लासेस कर सकते हैं। देखेंगे बेटा, हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यस सर। बेटा वो भी तो होता है ना फिर, रिटेन नहीं कर पाने के तो ना, ठीक है ना। हाँ रिवीजन की लंबी क्लास रख सकते हैं। टॉपिक तो मैं लंबा नहीं पढ़ा सकता, टॉपिक की तो लिमिट होती है, आप 1.5 घंटे में ओवर हो जाओगे। यस सर। हाँ जो रिवीजन है, जो रिवीजन करना है उसको 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चले भाई। यस सर। 27 तारीख तक पढ़ाना है ना। बेटा अगर कोई जानने वाला तुम्हारे पढ़ने वाला तो मेरे को बता देना एक बार, ठीक है ना। मार्च से यस। शुरू करेंगे। चलो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी होती है मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। बेटा आपको पता है जो न्यूक्लियस का मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। इतनी बात क्लियर है क्या? यस ये सर। बात। और आपको पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात भी क्लियर हो रही है भाई। अब अगर मान लो कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है। मास नंबर ए का मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला के, उनको दोनों को मिला के उनका नंबर ए है। ये नहीं है कि उनका मास ए है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखोगे? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख लूं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर ही होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बेटा अभी निकाला है 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए समझ पा रहे हो क्या? बोल लो जी बोल लो। यस सर। बेटा ए से ए कट जाना है तो क्या बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई r0 क्यूब समझ पा रहे हो क्या? सर मास ऑफ न्यूक्लियस तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा ना? हाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। और ए किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा क्या? यस सर। रोटी सब्जी समझ दे। पा रहे हो? ए किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन का नंबर ऐसे लिख लो, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर दोनों के बराबर होगा क्या? अरे हाँ, प्रोटॉन लगभग मतलब ज्यादातर दोनों टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही नंबर में होते हैं। एक हाँ एक ही नंबर में नहीं होते बेटा, ध्यान से समझो। प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, भले ही ये 2 है और ये 10 है, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है, तो ए की वैल्यू तो 12 आ गई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो क्या तो ये मान लो कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, क्योंकि दोनों का मास लगभग लगभग बराबर ही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इसलिए मैंने लिख दिया ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। आपकी इच्छा है यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो, समझ पा रहे हो क्या? मैंने यस। प्रोटॉन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो ए से कट जाना तो ये बचा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट होता है यस सर। 1.67 इंटू 10 पावर -27, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 4/3 कांस्टेंट है क्या? यस सर। पाई कांस्टेंट है क्या? r0 कांस्टेंट है क्या? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा एक डेंसिटी कांस्टेंट आएगी क्या? बोलो है ना? यस सर। ये आती है 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, समझ पा रहे हो क्या? बेटा दुनिया का कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ना तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही, ना एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही डेंसिटी, समझ पा रहे हो? यस सर। इसलिए दुनिया का आप कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, उसकी डेंसिटी 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब में आएगी। बोर्ड्स में तो रेयर चांस होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन बेटा फिर कंपटीशन में बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो बेटा, यस सर। आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, एक मिनट सांस ले ले हम भी, इसमें बोलना ज्यादा पड़ेगा इस चैप्टर में। कल ये चैप्टर फिनिश फिनिश फिनिश। सर बोल रहे थे वो कि लेकिन फोन मिला तो हम जमा कर लेंगे और वापस नहीं देंगे। ट्विटर मत लेके जाना। क्या करोगे तुम अपने फोन का? तुम एक कॉपी लेके चले जाना अपनी केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, उसको पढ़ लेना, और क्या ही है। यस। लेकिन सर लेंगे लेंगे तो मतलब मेरे को नहीं लगता वो रख लेंगे, मतलब मेरा हो गया फोन ऐसा करके। क्यों किसी के साथ फालतू पंगे लेना बेटा? अपने मार्क्स रखो, 30 नंबर मिल जाए ज्यादा अच्छी, उनके साथ बहस करोगे तो तुम्हारे 25 रख के भेज देंगे, नुकसान यस। तुम्हारा ही है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं यार स्कूल वाले, टुच्चे आदमी होते हैं स्कूल वाले। स्कूल क्या कॉलेज में जाना जबरदस्ती भाई, कर कॉलेज रहे हैं ना सर, जबरदस्ती हमको बैठा रहे हैं वहां पे कि भैया यहाँ बैठो, क्योंकि अब स्कूल है, ये स्कूल में फोन तो ले आ नहीं सकते, अरे प्रेयर तुम देख, करवाएंगे। तुम कॉलेज में से बड़ी सियासत चलती है। मैं अभी गया था कॉलेज में, जब गया था तो मैं ऐसे टोपा हुडी पहन रखी थी, सर्दी लग रही थी, मैं टोपा लगा के घूम रहा। भाई एक मास्टर आया, बोला हाँ ये क्या है, ऐसे घूमा जाता है कॉलेज प्रीमिसेस में? बोला क्या हो गया? मैं फिर बोला तुम जानते नहीं हो कहाँ पे हो, तुम क्या हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला आकाश चौधरी। जैसे ही नाम के पीछे चौधरी सुना, बोला चले जाओ। मैं बोला अब क्या Yes. हो गया भाई? तो यार फिर बोला कहाँ से हो? मैं बोला हरियाणा साइड। फिर चुप हो गए लोग। तो यार ये पंगे लेने की टीचरों की आदत होती है भाई। ये देखो मेरा काम होता है, मेरे अकॉर्डिंग यार बच्चा पढ़ना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ही करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। Yes, sir. ये पता नहीं फालतू की क्या चोंचलेबाजी है भाई, चलो आ जाओ। ये वे टीचर होते हैं जिनको सालों को जिंदगी में कुछ करना है नहीं, और दूसरों को दखलंदाजी दे रहे हैं। जब हम थे यार स्कूल में, हमारे टीचर पता क्या करते थे? पैंट उठाओ ऊपर, सॉक्स पहन रखे, अरे भाई सॉक्स तो पहनी होगी,
सॉक्स पे 2 नीली पट्टी है नहीं भाई यार, तुम ये बताओ नीली पट्टी जिंदगी में कहाँ काम आएगी, है ना? और नई नीली पट्टियां निकल जाओ, तुमको फर्स्ट पीरियड अटेंड नहीं करना है, वैसे ही टीचर नहीं पढ़ा रहा है, फर्स्ट पीरियड अटेंड करके क्या ही करेंगे भाई, लिटरली। इसलिए मेरी कभी टीचरों के साथ बनी नहीं अपनी जिंदगी में भाई। मैंने ना अपने स्कूल का जो जिसका स्कूल था, स्कूल का मालिक था, उसी को पीट रखा था मैंने 12th में। मेरी कभी नहीं बनती थी टीचरों के साथ। यस सर। देखो भाई, ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो क्या? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। यस अब सर। न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन को मैं एन से दिखा दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस। ध्यान से समझ बेटा। चलो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे को रिपेल वगैरह करने के लिए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। प्रोटॉन पे तो बेटा चार्ज है, बोलो है ना? यस सर। और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, बोलो है ना? यस सर। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें पास पास रह सकता है क्या? सोच के बताओ। नो सर। तो बेटा एक स्टेबल कैसे है, समझ पा रहे हो क्या? न्यूक्लियस तो यस। स्टेबल होना ही नहीं था, कि तो भाई तो टूट जाता, क्योंकि वहां पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करेंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज प्रेजेंट, नेम एज न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट किस किस के बीच में? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ही प्रेजेंट होगा, समझ पा रहे होगा? यस सर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में प्रेजेंट होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी प्रेजेंट होगा, समझ पा रहे होगे? बोलो यस है ना? सर। तो न्यूक्लियस के अंदर देखो बेटा, रिपल्सन तो होगा, रिपल्सन तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल तो करेंगे, लेकिन बेटा उसके अपोजिट में एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को एक जगह बाइंड करके रख रहा होगा, समझ पा रहे होगा? यस सर। बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, समझ पा रहे होगा? अभी यस सर। समझना, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अब इसका मतलब क्या है भाई? बेटा जो न्यूक्लियस की रेडियस थी, जनरली जो रेडियस है आर नॉट ए की पावर 1/3, तो बेटा कुछ भी रखोगे आर नॉट की पावर तो 10 की पावर -15 है, मतलब आर नॉट की वैल्यू 1.22 10 की पावर -15 है, समझ पा रहे होगे? यस सर। तो जो रेडियस आएगी वो लगभग लगभग 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की आएगी, समझ पा रहे होगे? यस सर। बेटा 10 की पावर -15 पता कितनी जीरो लगानी पड़ेगी पॉइंट के बाद में? कितनी लगानी पड़ेगी? 13 जीरो लगानी पड़ेगी। बहुत छोटा होता है क्या न्यूक्लियस, बोलो है ना? यस सर। बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर आप न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन होगा, बेटा वहां न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में नहीं रह सकते। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही रह सकते हैं, जहां पे दूरी बेटा बहुत छोटी हो, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि बेटा ये बहुत कम दूरी तक लगते हैं, उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ पा रहे हो? बोलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब पढ़ ले प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। वैसे तो मैंने 2-3 प्रॉपर्टी तो यहीं पे पढ़ा दी है, चलो पढ़ लेते हैं 2-4 प्रॉपर्टी, फिर न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। पहली प्रॉपर्टी है शॉर्ट रेंज फोर्स, समझ पा रहे हो? यस सर। शॉर्ट रेंज फोर्स क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स ओनली एक्स इन द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं, समझ पा रहे हो?
बोलो हाँ। यस सर। दूसरा, नेचर ऑफ फोर्स, इनकी नेचर कैसी होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ध्यान रखना बेटा, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अब ये क्या ड्रामा है भाई, बेटा स्कूल में जितने भी टीचरों से पढ़ोगे सब बोलेंगे अट्रैक्टिव होते हैं, सिंपल होगा। यस ठीक है, सर। लेकिन ये रिपल्सिव हो जाते हैं अगर न्यूक्लियस के बाहर की बात करोगे, जहाँ पे दूरी 10⁻15 मीटर से ज़्यादा की हो जाएगी, बेटा उस केस में रिपल्सिव होना शुरू हो जाएगा। समझ हो गया, न्यूक्लियस के अंदर है अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे न्यूक्लियस से बाहर मतलब 10⁻15 मीटर से ज़्यादा दूरी हो गई, 10⁻14 हो गई मान लो, देन न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? सर वो तो फिर न्यूक्लियस फोर्स तो काम ही नहीं करता ना उसके आगे। नहीं, काम करता है लेकिन बेटा वो रिपल्सन की तरह काम करना शुरू कर देता है। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिपल्सन करा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो भी रिपल्सिव करा रहा होगा, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी रिपल्सन लगाना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी, तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, ये भी बेटा मैंने बता दी, चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इट्स एक्स बिटवीन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, बोलो है ना? यस सर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी कोई दिक्कत? नो सर। चले, यस सर। नॉन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स जानते हो? बोल गए हो बेटा, सेंट्रल फोर्स वे फोर्स थे जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगते थे। समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे कुलाम फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, इसकी इसको तो नहीं लिखो, बस इसको इतना ही याद रखना, नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं लगेगा। जैसे बेटा प्लस क्यू था, प्लस क्यू था। समझ पा रहे हो? यस ये सर। प्लस क्यू इस पे ऐसे फोर्स में लगाता था, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगाता था, ये भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगा रहा था। ये बात क्लियर है? यस तो ये सर। सेंट्रल फोर्स में, नॉन सेंट्रल फोर्स जो ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स नहीं लगाते। समझ पा रहे हो? यस सर। ये चार प्रॉपर्टी बेटा याद रख लेना, वैसे तो प्रॉपर्टी और भी है लेकिन बेटा वो 12th के लेवल की नहीं है। समझ पा रहे हो? यस सर। चले बेटा आगे। यस सर। अब आता है बेटा न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एक सेकंड सांस लेने दो, फिर पढ़ाते हैं भाई इसको। अभी तो है हमारे पास में टाइम, हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही हो जाएगा। एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा क्या चैप्टर? सर इसका मुश्किल है प्रिंट ही निकाल लूंगा मैं, पीडीएफ का। बेटा, लिख के देगा ना, कितना टाइम लगेगा? सर लिख के देखने में तो मतलब वो सिर्फ सीधा कॉपी करना पड़ेगा सिर्फ। हाँ तो कॉपी तो करना है, और क्या ही करते हो तुम? नहीं मैं मतलब अपना भी लिखने लग। अरे क्या करोगे बेटा, इतने नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं, नोट्स को उतने बनाया करो जो पढ़े जा सके। यस सर। अब किताब छाप देते हो, किताब छापने के बाद में तुम खुद नहीं पढ़ पाने उसको। यस सर। देखो बेटा, क्या होता है न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी। अगर मैं एटॉमिक नंबर को बेटा जेड से दिखाते हैं, समझ पा रहे हो? बोलो यस। है। अगर एटॉमिक नंबर 20 से कम है, समझ पा रहे हो? बोलो है। यस। मतलब 1 से लेके 19 तक, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशो 1 आ रहा है तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो? ये यस। वैल्यू ठीक है। यहाँ से बेटा समझ में आएगी कहानी, वरना बेटा बहुत टीचर यहाँ पे बहुत, बेटा मैं बहुत परेशान रहा हूँ इस वाले चैप्टर से। बहुत आसान चैप्टर होता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको, बेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ध्यान से सुनो यस सर। बेटा, अगर आप मान लो हाइड्रोजन की बात कर लो, जान पा रहे हो क्या? हीलियम की बात कर लो, हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, जान पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो है।
तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बेटा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? जेड में है, सॉरी ए माइनस जेड। ए कितना है? 4 है। कहाँ गया भाई? 4 है तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। तो बेटा अगर इसका भी देखोगे तो बेटा न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, 1, तो इसका मतलब हीलियम का न्यूक्लियस स्टेबल है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर एटॉमिक नंबर 20 तक बात करूं, 20 तक में अगर न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो 1 आ रहा है तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। अगर 1 से कम ज्यादा आ रहा है उसके लिए अभी देखना बेटा, अभी हम ऐसी चीज पढ़ेंगे वो अपने आप स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, ध्यान से सुनना, अभी बस ये वैल्यू याद करो। एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये देखा गया बेटा एक्सपेरिमेंटली, ऐसे न्यूक्लियस हमारे घर पे थोड़ा ना घूम रहे हैं कि मैं पकड़ के देख रहा हूँ, समझ रहे हो? यस सर। तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो यहाँ पे होना चाहिए बेटा 1.27, समझ पा रहे हो? फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। यस सर। अगर मान लो किसी एटम का एटॉमिक नंबर 31 है तो उसका न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल? अगर उसका रेशो 1.27 के आसपास आ रहा है तो स्टेबल है, और अगर नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल है, समझ पा रहे हो? यस सर। अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 60 है तो बेटा न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो होना चाहिए फॉर स्टेबल न्यूक्लियस 1.51। यस सर। ये डाटा याद कर लो। यहाँ से कहानी शुरू होगी बेटा, थोड़ी दिमाग को हिलाने वाली। देखो, अगर एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो अगर स्टेबल न्यूक्लियाई है तो उसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो 100% 1 के करीब बना रहा होगा। 0.99 भी आ सकता है लेकिन 1 के आसपास आ रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है तो अगर वो न्यूक्लियाई स्टेबल है तो उसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो 1.27 के अप्रोक्स आ रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। फॉर दोज एटम विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 60, अगर उनका न्यूक्लियस स्टेबल है तो बेटा उनका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो 1.51 के अप्रोक्स आ रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब बेटा एक चीज और देखी गई है, ध्यान से समझना। एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजेस मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका क्या कहानी है, इसका क्या लॉजिक है बेटा, ये देखी गई है, ठीक है ना? ये ऐसे नेचर ने बनाया है बेटा, एलिमेंट हमने नहीं यस बनाया, समझ सर। पा रहे हो क्या? यस सर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बेटा न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन मान लो न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर 20 हो जाते हैं तो प्रोटॉन उसके अंदर 10 ही रह जाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ती है प्रोटॉन की संख्या के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा अगर प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लगती है, बोलो, है ना? यस सर। क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगता है क्या? यस सर। नो सर। लगता है। हाँ, सो जा बेटा, नींद आ गई है। तो अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लगता नहीं, तो सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ही लग रहा है, बोलो, हाँ। यस सर। तो इसलिए अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ा देंगे तो इनके बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा बढ़ा देते तो बेटा वहां पे रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसलिए नेचर ने खुद ऐसा कुदरत बनाई है कि न्यूट्रॉन बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रोटॉन इतने नहीं बढ़ाए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चले? यस। चलो जी। चलो, अब जरा देखते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बेटा एक बार।
यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई? ये बनाना नहीं है तो वो कॉपी में तो समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख रखा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। और इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड से डिनोट कर रखा है, दैट इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अगर मैं 20 तक बात करूँ, समझ पा रहे हो क्या? एटॉमिक नंबर 20 तक, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई 1 आना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब बेटा इसमें ये जो ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, समझ पा रहे हो क्या? ये जो ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है क्या बेटा? यस सर। ग्रीन डॉट 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 डॉट, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं 20 तक ही बात कर रहा हूँ पहले, देखो बेटा 20 तक में कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी है जो इस ब्लैक लाइन पे, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक लाइन पे लाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। ध्यान से समझो, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे है जो ब्लैक लाइन पे लाई कर रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे है बेटा जो ऊपर वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली मतलब जो पर्पल सी दिखाई पड़ रही है आपको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? ये जो दो डॉट से दिखा रखे हैं न्यूक्लियाई है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई है जो सो नीचे ब्लू लैग वाले लैग रीजन में लाई कर रहे हैं, लैग। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। बेटा जो लैग आ रहा है क्या? एक सेकंड रुको बेटा, इधर आज तो मैंने राउटर वगैरह सब साफ किया था उसने। एक सेकंड बेटा, एक कॉल करके पूछ ले। टीवी भी चला देते हैं, फोन भी चला लेते हैं घर वाले, फिर लैग आता है यार। बीएसएनएल इतना बहादुर नहीं है कि सब कुछ चला दे भाई। यस। हम्म, फिर आया है लैग। हेलो, टीवी चला रखा गया? ठीक, टीवी तो बंद ही है यार। चलो, अब तो सही आ रही होगी बेटा आवाज मेरे हिसाब से, देखो कितना है लैग। अरे अब भी ज्यादा है, एक सेकंड रुकना बेटा, स्पीड ही टेस्ट कर ले भाई। पिंग ज्यादा आ रहा है और स्पीड तो 1 Mbps ही आ रही है रे बाबा। एक सेकंड रुको बेटा, हमारे गांव में कोई और आ जाए ना फाइबर वाली सर्विस, हम तुरंत खरीद ले। बेटा एक सेकंड रुकना, ज्यादा लैग आ रहा है।
मेरे को लगता है यार हमारे यहाँ पे ना बिजली के खंभे गड़ने लग रहे हैं, उन्होंने शायद मेरा वायर ना ऊपर नीचे कर दिया। ये ये मुड़ गया है शायद वायर, तभी यार इतना ज्यादा पिंग जा रहा है। और ये 2 दिन से ही हो रहा है, और 2 दिन से ये खंभे गाड़ रहे हैं। देखना पड़ेगा भाई कल जाके। एक तो रहा था, मैं आया था कल शाम आया था मैं, मेरे को लग रहा था कि शायद यहाँ से वायर मुड़ रहा है। जो यार फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा, पर अब आज दिख रहा है फर्क। क्या होता है ना बेटा, अगर तुम वायर को मोड़ दो ना, जिसमें जिससे वो आता है, नेट आता है जिस वायर से, तो नेट चलना बंद हो जाता है तुरंत। ठीक है, ये तो अगर कभी तुमको नेट बंद करना हो तो तुम्हारे घर पे जो वायर आ रहा है उसको मोड़ देना, छुट्टी, ये नेट तुरंत बंद। अब ये शायद इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे लाइन पे लोड आता है, फिर वहां पे इतना TIR हो नहीं पा रहा है उसके अंदर। लेजर लाइट लेके जाना पड़ेगा बेटा हमको। yes, BSNL वाले और कुछ नहीं है, BSNL, अरे यार BSNL वाले मेरे को, खैर यार सर तुम फालतू की सिरदर्दी में क्यों लग रहे हो, हम तुमको वो बना देंगे अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। yes, चलो देखो अब तो थोड़ी सही आ रही होगी आवाज, देखना आवाज सही है कि मेरी yes, स्क्रीन विजिबल है कि पहले तो देखना। yes, देखो बेटा, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये होता है बेटा स्टेबल न्यूक्लियाई। क्या होता है बेटा stable ये nucleus. स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं Z = 20 तक की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 20 तक की बात करूँ, तो बेटा कुछ न्यूक्लियाई इस ब्लैक लाइन पे लाई कर रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई बेटा ऊपर पर्पल वाले रीजन में लाई कर रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई बेटा नीचे ब्लू वाले रीजन में लाई कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि बोलो है ना? Yes, sir. समझ लीजिए बेटा, जो न्यूक्लियाई ब्लैक वाले रीजन में लाई कर रहे हैं बेटा, एक बात बताऊं, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो बेटा ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई आएंगे, 20 न्यूक्लियाई हमारे पास में। तो 20 में से कुछ न्यूक्लियाई तो ब्लैक लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक लाइन पे वे वाले होंगे जिनका N/P, P1 मतलब है. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 के बराबर होगा। अगर मैं 20, क्या बेटा, N/P1 है. लेगा आ गया क्या, हाँ N/P 1 आए। लेकिन बेटा जो कुछ नुक्ले ऊपर पर्पल या जो ग्रीनिश वाले रीजन में दिख रहे हैं आपको बेटा, उनका N/P 1 से इधर उधर होगा। समझ पा रहे होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. और नीचे जो आपका ब्लू वाले रीजन में भी दिख रहे हो, यहाँ पे भी N/P का जो रेशो होगा इन न्यूक्लियाई का, वो इधर उधर होगा 1 से। समझ पा रहे हो, अब वो क्या होगा ध्यान से समझो। अगर बेटा अपने बचपन में थोड़ा ग्राफ पढ़ा हो ना 7वीं 8वीं में, खैर अभी तुम्हारा, अभी तक तो तुम्हारा बचपन ही चल रहा है, चलता रहेगा बेटा अभी 2 3 साल और। ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई लाइन बीचों बीच है, समझ पा रहे हो क्या, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच, समझ पा रहे हो क्या, Yes, sir. इधर से ही 45 डिग्री का एंगल, इधर से ही 45 डिग्री का एंगल। तो अगर मान लो इधर x है इधर y है, तो बेटा x = y होगा, जितना x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो क्या, Yes, आपने देखा भी है। अगर इधर भी 10 न्यूटन फोर्स है और इधर भी 10 न्यूटन फोर्स है, तो बेटा रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता था, क्या बोलो है ना? yes, sir. समझ पा रहे हो क्या, अगर मान लो इधर 20 न्यूटन हो जाए, तो बेटा ये जो रिजल्टेंट है ये x एक्सिस की तरफ झुकेगा या y एक्सिस की तरफ झुकेगा, सोच के बताओ। X-axis. x एक्सिस की तरफ चला जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। और Yes, अगर मान लो इधर 20 न्यूटन हो जाता तो y एक्सिस की तरफ भाग जाता। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है yes, ना? sir. तो बेटा अगर मैं नीचे वालों की बात करूं, ये जो ब्लू वाले रीजन में न्यूक्लियाई लाई कर रहे हैं, इनमें बेटा किसका नंबर ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, सोच के बताओ। बोलो, क्योंकि इस वाले एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। समझ पा रहे हो क्या, तो जो Yes, sir. ब्लैक से नीचे लाई कर रहे हैं न्यूट्रॉन, उनमें सॉरी न्यूक्लियस, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, क्या बोलो है ना? Yes, sir. और जो ब्लैक से ऊपर लाई कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्या बोलो है ना? समझ Yes, पा रहे हो क्या? अगर मैं एटॉमिक नंबर 20 से लेके एटॉमिक नंबर 60 तक की बात करूं, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? yes, एटॉमिक नंबर 60 तक, तो बेटा यहाँ पे भी आपको कुछ न्यूक्लियाई ब्लैक लाइन पे आ रहे हैं, कुछ न्यूक्लियाई बेटा ग्रीन वाले रीजन में है, कुछ न्यूक्लियाई ब्लू वाले रीजन में है। समझ पा रहे हो क्या? yes, sir. तो
20 से लेके 60 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्लैक वाले रीजन में कौन से न्यूक्लियाई होंगे जिनका n बाई पी मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कितना होगा 1.27। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। याद आई कुछ कहानी क्या सर? बेटा? जिनका एटॉमिक जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा लेकिन 60 से कम था, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कितना होना चाहिए था 1.27। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो अगर 20 से लेके 60 तक कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो ब्लैक लाइन पे आ रहे हैं, ब्लैक लाइन पे आ रहे हैं मतलब इनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.27 पे होगा क्या? बोलो है ना? यस सर। और जो ब्लैक लाइन से ऊपर आ रहा है मतलब इनका न्यूक्लियर मतलब इन न्यूक्लियस का n बाई पी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो 1.27 के बराबर नहीं होगा। और जो नीचे बी आ रहे हैं ब्लू वाले रीजन में, समझ पा रहे हो? बोलो यस है। सर। क्या ये बात समझ में आई? सर ग्रीन तो वाले में ज्यादा प्रोटॉन होंगे और ब्लू वाले में ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे। हाँ यही तो कहानी है बेटा, ये सिंपल है। तो अगर ये जो ब्लू वाले रीजन है इनको ब्लैक वाले में जाना है, अभी देखना ये जो ब्लू वाले हैं इनको ब्लैक ब्लैक लाइन पे जाना है, तो बेटा इनको न्यूट्रॉन कम करने पड़ेंगे क्या? सोच के बताओ। यस सर। न्यूट्रॉन कम करने पड़ेंगे तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। समझ पा रहे होगा? यस। थोड़ा थोड़ा समझ लो अभी। इधर जो ग्रीन में है इनको बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करने पड़ेंगे क्या? बोलो है ना? यस सर। अभी तो ब्लैक पे आएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करे कैसे करेंगे? वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदलेंगे, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलेंगे। समझ पा रहे हो? वो देखना भी कैसे बदलेंगे। ठीक है ना बेटा? अभी यस। ये कहानी क्लियर हो रही है क्या? यस सर। तो बेटा अब मैं समझाता हूँ कि चल क्या रहा है भाई दुनिया में। इधर ले रखा था उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ पा रहे हो बेटा? एनसीईआरटी में नहीं है ये कहीं से कहीं तक भी, ये थोड़ा बीएससी साइड में पढ़ाया जाता है और यहाँ से ही समझ में आता है बेटा न्यूक्लियई चैप्टर, वरना तो नहीं आता भाई। यस। एनसीईआरटी में कोरी बकवास लिख रखी है इस चैप्टर में। यस। नंबर ऑफ बेटा इस चैप्टर ने जितना मेरे को सताया है ना जिंदगी में, मैं बहुत सताया है इस चैप्टर में। बहुत आसान चैप्टर है अगर ध्यान से पढ़ोगी। अगर ये कहानी समझ में आ गई ना तुमको, भाई पूरा न्यूक्लियस समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझो। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से दिखाते हैं, जेड को एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। बोलो है? यस सर। समझ पा रहे हो? तो एन बाई पी को बेटा आप एन बाई जेड भी लिख सकते हो क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। अब बेटा इसमें 3 रीजन आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? एक तो मैं व्हाइट से डिनोट कर दे रहा हूँ। समझ पा रहे हो? बोलो है? यस सर। एक मैं मान लो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? यस सर। एक मैं ब्लू वाली लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? आपकी इच्छा है किसी और कलर से रिप्रेजेंट करो। बेटा क्या है दिखने में ये है कि कुछ न्यूक्लियस व्हाइट वाली लाइन पे है। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। कुछ न्यूक्लियाई बेटा इस ग्रीन वाली लाइन पे, अरे बाप रे। यस सर। कुछ न्यूक्लियाई बेटा इस ग्रीन वाली लाइन पे। समझ पा रहे हो? यस सर। और कुछ न्यूक्लियाई बेटा ब्लू वाली लाइन पे। समझ पा रहे हो? यस सर। ये जो व्हाइट लाइन पे बोलते होता वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। समझ पा रहे हो? यस सर। व्हाइट लाइन पे जितने होंगे वो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी है। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। मतलब व्हाइट लाइन पे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनका एन बाई जेड का रेशो 1 के बराबर वन होगा अगर मैं जेड की over बात करूँ, जेड 20। लेस 20 से कम। समझ पा रहे हो? यस सर। और z की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है, लेस देन 60 है, तो उनका n बाई जेड का वन पॉइंट रेशो टू 1। सेवन कोई दिक्कत बेटा? और z की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है तो n बाई जेड का रेशो बेटा 1.57। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन पे न्यूक्लियाई लाई कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना बेटा? इसलिए मैंने यस। व्हाइट कलर ली है। अब जरा ध्यान से देखो, जो ग्रीन पे लाई कर रहे हैं, जो ग्रीन पे लाई कर रहे हैं, तो ग्रीन वाली लाइन पे जो लाई कर रहे हैं उनमें बेटा प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अरे बेटा ये कुत्ते ही बंद हो जाए यार।
यार कुत्ते को पकड़वाने की कोई ऐप है क्या दुनिया में? एनजीओ वगैरह जाते हैं अगर अरे बीमार साले, कुत्ते थे तो। एक गांव के प्रधान पता क्या करते हैं? देखो देखो देखो, 5-7 करोड़ रुपए लेके रख लेते हैं। ओहो भाई रे। और ये किसी ये किसी का पालतू कुत्ता है। यस सर। लोग पता क्या करते हैं, पहले कुत्ते को पालेंगे, फिर सालों से खर्चा नहीं झेलता है उनसे, फिर उनको गली में छोड़ देंगे। यस। और मेरे को ये बहुत गंदे लोग लगते हैं यार। क्या तो मत ही पालो, जब तुमने पाला था तो फिर उसको झेल लो। यस सर। चलो, हमारे यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे चौराहा है बिल्कुल मेन, ठीक है ना। साला सारी दुनिया के कुत्ते आते हैं और यहाँ पे छोड़े चले जाते हैं। यस पता सर। नहीं, रात को सोने तक नहीं दे रहे भाई कुत्ते। चलो, यस सर। बेवकूफ कर देते हैं। पूरे दिन काम करो, रात को कुत्ते ना सोने दो। ध्यान देना। तो ये देखो, जो ग्रीन पे लाई कर रहा है बेटा, क्योंकि ग्रीन बेटा इससे इधर जा चुकी है लाइन, इससे इधर जा चुकी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए होंगे। नंबर यस ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए होंगे क्या, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन ग्रीन लाइन, दे हैव मोर प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सो इफ दे वांट टू कम इन वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, अगर इनको वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी में आना है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द ग्रीन लाइन, दे हैव एन बाई जेड, या ऐसे एन बाई पी का जो रेशो होगा वो बेटा कम होगा, स्टेबल वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा प्रोटॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन बढ़ गए हैं, तो एन बाई पी का रेशो कम आएगा स्टेबल वैल्यू से, समझ पा रहे हो? यस सर। सो इफ दे want to come in value of stability, they will reduce, किसको रिड्यूस करेंगे, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को? रिड्यूस प्रोटॉन। हाँ प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिड्यूस कर रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। कैसे होता है वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन इतना याद रखो कि इस वाले रीजन में जो न्यूक्लियाई लाई कर रहे होंगे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, समझ पा रहे यस होंगे? भाई बिल्लू वाले को बिल्ली वाले से लिख लेंगे, समझ पा रहे होंगे? यस बेटा पेपर में नहीं आएगा ना, पेपर में तुमको छापना है, बस मैं तुमको तुम्हारे माइंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से न्यूक्लियाई क्या रूप ले रहा है चैप्टर, समझ पा रहे हो? यस क्योंकि वहाँ पे बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, भाई क्यों हो रहा है हमको नहीं पता है, समझ पा रहे हो? यस एक केमिस्ट्री तो है नहीं कि लाल में पीला डाल कर नीला निकाल रहे कुछ भी करके, समझ पा रहे हो? यस तो फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स मेरे को ज्यादा पसंद है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ब्लू वाला रीजन, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस दे हैव एन बाई जेड लिख लो या एन बाई पी, क्योंकि बेटा यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, तो न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऊपर ज्यादा है, तो एन बाई पी का रेशो ज्यादा आएगा स्टेबल वैल्यू से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर हम्म अ, हम्म ये इसमें प्रैक्टिकल में, इसके हम्म प्रैक्टिकल में वाइवा में ये पूछेंगे। ऑक्जेलिक हम्म एसिड टाइट्रेशन और एसिड हम्म रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फंक्शनल हम्म ग्रुप टेस्ट और सॉल्ट एनालिसिस, जो कि इन्हीं में से किसी टॉपिक में ही आता है। हम्म 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 नहीं हमारे टॉपिक में नहीं आता बेटे, ठीक है ना, पूरी बारी में पढ़ाए जाने का आपको, ठीक है ना, सोल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, ठीक है ना, ये कहीं आप नहीं पढ़ाए जाने के, ठीक है ना। यस तो ये वही मैं देख रहा था सर, ये इनमें से कोई भी टॉपिक मेरे को नहीं नहीं याद नहीं आ नहीं रहा। नहीं नहीं बेटा,
ये अलग ही लैब का वर्क होता है। लैब के अंदर ही आपको ओक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन वगैरह वो सब वहीं पे सिखाई जाती है। टाइट्रेशन बेटा 11th में सिखाई जाती है, 12th का टॉपिक नहीं होता टाइट्रेशन। हाँ लेकिन 12th में आता है, ठीक है। यस और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन ही मतलब एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है टाइट्रेशन से, क्योंकि एग्जामिनर से खुद नहीं आता कि टाइट्रेशन होती क्या है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर बेटा ध्यान रखना, टाइट्रेशन उस एग्जामिनर को आती होगी जिसको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है ना। मेरे को भी नहीं आती लिटरली टाइट्रेशन, ठीक है ना। यस सर ठीक है। मतलब जिसने मोल कंसेप्ट इतना ज्यादा डीपली पढ़ रखा होगा उसको टाइट्रेशन आती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर ठीक है। तो हाँ बेटा हम तो फिजिक्स वाले हैं, फिर भी गणित के साथ में खेल लेते हैं। केमिस्ट्री वाले तो बेटा वे होते हैं जिनका गणित कमजोर होता है, समझ रहे हो। यस सर ये कहाँ से भाई कर लेंगे टाइट्रेशन, ठीक है। तो वो सब लिख के दे देता है डाटा एग्जामिनर की, यहाँ पे छापना है, यहाँ पे छापना है, सिंपल फॉर्मूला लगा के बोल देगा ये वैल्यू रख लो आंसर आ जाएगा, ठीक है यार, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। यस सर तो सोल्ट एनालिसिस में बेटा आपको बताना होता है कि ये कैल्शियम का सोल्ट है, ये सोडियम का सोल्ट है, उसके लिए बेटा आपको रिएजेंट याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बेटा यस वो आप नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने लैब के अंदर खुद टेस्ट नहीं कर रखे होंगे, समझ पा रहे हो। यस सर ठीक है। हमने तो बेटा बीएससी में एक दो करा था। बीएससी में भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं करता था इन चीजों पे। मैं तो बेटा अपना फिजिक्स पे ज्यादा काम करता हूँ लाइफ में, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ब्लू रीजन दे हैव n बाई जेड। बेटा न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो n बाई जेड की वैल्यू है, n बाई पी की वैल्यू ज्यादा होगी स्टेबल वैल्यू, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर सो इफ दे वांट टू कम इन द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, अगर उनको वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी में आना है तो बताओ किसको घटाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन को घटाना होगा। तो दे विल रिड्यूस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोटॉन में, समझ पा रहे हो? क्या ये यस बात समझ में आई? बेटा ये यहाँ से स्टार्ट होती है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना, जो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। बेटा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ऐसे ही नहीं होता है, कुछ पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, वो हाँ हल्का फुल्का टच है अब भी, लेकिन कैसे निकलते हैं वो सब बेटा तुम्हारी किताब में से हटा दिया गया है, समझ पा रहे हो? यस सर तो हाँ रिएक्शन है अभी भी, तो वे रिएक्शन तो मैं भी लिखवाऊंगा। तो आपको ये पता लग गया कि व्हाई प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन एंड व्हाई न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर चले बेटा। यस सर चलो जी, अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा। मैं भी एनर्जी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इससे रिलेटेड टॉपिक ढूंढ लूँ मैं। रेडियो एक्टिविटी डी के तो हट चुका है, ऑफ लाइफ वगैरह सब हट चुका है, मीन वैल्यू भी हट चुकी है। अब चलो हिंदी पढ़ लेते थोड़ा बहुत। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब कभी भी प्रोटॉन बनेगा न्यूट्रॉन में, सुन पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर बेटा चार्ज हमेशा किसी भी रिएक्शन का हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बेटा प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर तो अगर इधर एक पॉजिटिव है तो इधर भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी न्यूट्रॉन बनेगा तो उसके साथ में एक ई पॉजिटिव बनेगा। ई पॉजिटिव को बोलते हैं बेटा पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? तो पॉजिट्रॉन। एक मिनट से क्या फिर से बता। देखो बेटा, कभी भी रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन में चार्ज बैलेंस जरूरी है, क्योंकि इधर एक पॉजिटिव है प्रोटॉन पे, इधर न्यूट्रॉन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अगर इधर एक पॉजिटिव है तो इधर भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो इधर न्यूट्रॉन के साथ में एक पार्टिकल निकलता है डेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना। यस ई पॉजिटिव का नाम होता है बेटा पॉजिट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर इसका जो मास होता है, मतलब इसकी ऑल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर एक्सेप्ट चार्ज, समझ पा रहे हो क्या?
बस इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव में होता है इतने पोजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव में होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इसको बोलते हैं बेटा बीटा पॉजिटिव डीके। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बीटा पॉजिटिव डीके। जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसको बेटा बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। दूसरा क्या था बेटा? न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर जीरो चार्ज है, तो बेटा इधर भी जीरो चार्ज करना पड़ेगा, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन लग जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। इसको तो जानते हो, तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेटा इस टाइम पे इसको बोलते हैं बेटा बीटा नेगेटिव डीके। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन भी लिख सकते हो। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कब बनता है? जब बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, हाँ सॉरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और बीटा नेगेटिव कब बनता है? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। चले बेटा। यस सर। तो सर वो इसमें जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है तो बीटा पॉजिटिव डीके और उसमें मतलब दूसरे वाले में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बीटा बीटा। नेगेटिव, क्या दिक्कत? सर डीके क्या हो रहा है? डी के मतलब टूटना, न्यूक्लियस टूट रहा है ना बेटा। ओ। न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल टूट रहे हैं ना, तो यस। इसलिए डी के बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो? यस। चले। यस। अब आता है बेटा एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट। यहाँ से बेटा थोड़ा सा न्यूमेरिकल टचअप आता है इस चैप्टर में। अब होता क्या है, आइंस्टीन चाचा ने एक चीज बोली कि एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। समझ पा रहे हो? बोलो है। यस। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो? यस। एम क्या है बेटा? मास। ई क्या है? एनर्जी। समझ पा रहे हो? बोलो है। यस। आइंस्टीन चाचा ने कहा अगर किसी भी पार्टिकल के पास में मास है तो जाहिर सी बात है उसके पास में एनर्जी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? यस। मतलब एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? यस। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन चाचा, एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल इन ईच अदर। समझ पा रहे हो बेटा? यस। अगर किसी पार्टिकल के पास में मास है तो जाहिर सी बात है उसके पास में एनर्जी, और अगर किसी पार्टिकल के पास में एनर्जी है तो उसके पास में क्या होगा? मास होगा। अब यहाँ पे बेटा ये यूज होगा थोड़ा सा, अब ये फॉर्मूला ध्यान से सुनो। एक होता है बेटा मास डिफेक्ट। अब जरा ध्यान से गौर से सुनना चीज क्या चल रही है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। मान लो बेटा कोई एक हीलियम है। समझ पा रहे हो क्या? यस। हीलियम का न्यूक्लियस है मेरे पास में। समझ पा रहे हो क्या? यस। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, और 2 न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि 4 - 2 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस। तो अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकली, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस वो कितना होगा बेटा? वो होगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो है ना। इतनी बात क्लियर है क्या? यस। भाई 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये होना चाहिए था बेटा मास ऑफ हीलियम का न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो क्या? यस। लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया ये हीलियम के साथ नहीं, सभी एटम के साथ में देखा गया। समझ पा रहे हो क्या? यस। इट इज फाउंड दैट mass of helium nucleus is less than 2 mass of proton plus 2 mass of neutron। इससे कम पाया गया थोड़ा सा।
समझ पा रहे हो? यस। यहाँ पे तो दिमाग से भाई हमको पता है कि भाई हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम देखें थियोरेटिकली अगर आप इसका मास निकालना चाहो तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा हीलियम के न्यूक्लियस का मास। समझ पा रहे हो? यस सर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हीलियम के न्यूक्लियस का मास है वो इससे कम आ रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इस किसी चीज को बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब थ्योरेटिकली मास ऑफ एनी न्यूक्लियस, थ्योरेटिकली मास ऑफ एनी न्यूक्लियस माइनस एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ एनी न्यूक्लियस, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्योंकि बेटा इन दोनों में मास में अंतर अंतर है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। अब दिमाग चल गया भाई ये मास गया कहाँ। वो तो मैं निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालोगे। लेकिन बेटा कहानी तो ये है कि ये मास गया कहाँ। तो आइंस्टीन चाचा बीच में कूदे। आइंस्टीन चाचा बोले देखो मास कुछ खत्म हुआ है तो मास गया है एनर्जी में। समझ पा रहे हो? यस सर। अब ये एनर्जी में क्यों गया है? वो बोले देखो जब कोई भी न्यूक्लियस बना होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज क्यों हुई होगी? ताकि स्टेबिलिटी आ जाए न्यूक्लियस के अंदर। अगर एनर्जी रिलीज नहीं करोगे तो बेटा जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल बनेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो यस। आइंस्टीन चाचा ने बोला देखो भाई थ्योरेटिकली मास इतना आना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली इतना दिखाई पड़ रहा है, इससे कम आ रहा है। तो कुछ मास खत्म हुआ है तो मास किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में। उन्होंने बोला जब ये न्यूक्लियस बना होगा तो इस न्यूक्लियस ने एनर्जी बाहर फेंकी होगी। तो अगर एनर्जी बाहर फेंकी होगी तो खुद की एनर्जी कम करी होगी। और वो एनर्जी आई कहाँ से है? उस मास डिफेक्ट से आई। समझ पा रहे हो? यस सर। और अगर एनर्जी कम होती है तो बेटा स्टेबिलिटी तो आती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये कहानी क्लियर हुई तुमको? यस सर। तो मास डिफेक्ट की वजह से बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल बन जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब मैं लिख देता हूँ वो तो क्या रहा है। तो मास डिफेक्ट क्या है बेटा? मास डिफेक्ट इक्वल टू theoretical mass of a nucleus minus experimental experimental mass of that nucleus। समझ पा रहे हो? ये जो मास डिफेक्ट आया है दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। समझ पा रहे हो? यस सर। ड्यू टू विच न्यूक्लियस बिकम स्टेबल। क्योंकि बेटा ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास वो बेटा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। चलो अब इसको यहाँ तक ही रखते हैं। कल बेटा एक टॉपिक बच गया इसमें बस, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी खत्म होती है चैप्टर खत्म। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है वरना तुम भी कहोगे एक दिन में ही खत्म करा दिया। तो बेटा 2 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? सर नहीं नहीं, एक दिन में भी, एक दिन में तो ज्यादा अच्छा हाँ है। बेटा हमको खाना भी खाना होता है हमको। यस। मारोगे क्या? ठीक है तो बेटा कल ज़्यादा ही 20-25 मिनट का है। 20-25 मिनट का ये हो जाएगा, आधा पौना घंटा इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सर न्यूमेरिकल देखना कितने हैं टोटल इसमें। न्यूमेरिकल मैं देख। सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे फिर। न्यूक्लियर 396।
39। 39 है, हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 30 तो हो ही जाएंगे, 9 फिर तुम खुद कर लेना, ठीक है ना बेटा। यस कल ही हो जाएगा चैप्टर पूरा, ठीक है। यस सर। हम्म, बायो का अभी ना लेके सवेरे ही कर लें, डीएनएफ ब्लॉक को शाम को कर लेंगे। ओके बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक को शाम को कर लेंगे, फिर सुबह तुमको जल्दी उठना पड़ेगा, उठ जाना बेटा, ठीक है ना। अभी सर सो जाओ कितने तुम। नहीं, लेकिन इसको करके सो जाना बेटा, इसको तो कर लेना, वरना फिर कल में बैकलॉग ज्यादा लग जाएगा तुम्हारा फिर। न्यूक्लियाई को ना? हाँ, नुक्लाई को करके सो जाना बेटा, यस सर। वरना आज का ही बैकलॉग हो जाएगा, कल का भी हो जाएगा, फिर ये चैप्टर हाथ में नहीं आने का तुम्हारे, ठीक है ना। यस सर। इसको करने में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 1.5 घंटा लगेगा, इसको करके सो जाना, ठीक है ना। यस सर। सुबह 5:30 या 5:30 बजे बेटा मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। यस सर।